हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शिक्षा सारथी में डीईसी की पढ़ाई कर रहे हैं, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और आप लोग को बहुत पसंद भी आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। डीईसी की पढ़ाई आप लोग को पसंद आ रही है तो जो है डीईसी के हम लोग अभी डीईसी 2 वाले पेपर को कर रहे थे, जिसके यूनिट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को अभी हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 2 पे गए हैं, जिसके कि 2 पार्ट्स को मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम उसके 3rd पार्ट को करेंगे, ब्लॉक 1 यूनिट 2 के 3rd पार्ट को करेंगे डीसी 2 के, जिसको कि है उसका टॉपिक है हेल्थ ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो ऐसा अवधारणा है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, हम लोगों ने पॉजिटिव हेल्थ के बारे में इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा है। बहुत लोग सोचते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ एक आइडियल स्टेट होता है, एक बिल्कुल उसूल वाला सही स्टेट होता है, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हाँ, बट एज अ बायोलॉजिकली नॉर्मल स्टेट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि ऐसे तो आप देखेंगे आइडियल हेल्थ जो है, पॉजिटिव हेल्थ, वो एक आइडियल कंडीशन होता है, एकदम सही जो होगा वो कंडीशन होगा। पर अगर हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे, सब लोगों का पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, उसका एक सर्वे करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो बायोलॉजिकली नॉर्मल है, जो कि शारीरिक रूप से नॉर्मल है, जो कि शारीरिक मानसिक रूप से नॉर्मल है, उन्हीं का हम कहते हैं कि उनका पॉजिटिव हेल्थ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जो है हाइट और हर देश के लोगों का ना हाइट और वेट दूसरे देश के लोगों से थोड़ा अलग तरह का होता है। इंडिया में नॉर्मल एवरेज हाइट वेट जितना रहता है कि हाँ चलो 5 फीट से 6 फीट के बीच के लोग रहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है दूसरे कंट्री में 5.5 से 6.5 फीट के बीच में एज के लोग रहेंगे। ठीक है, तो देश से देश अलग वो वैरी करता है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन हर देश का अलग है, खान पान अलग है। ठीक है, तो हाइट और वेट, हाइट और वजन जो है वो वैरी करता है देश से देश और स्टेट टू स्टेट भी। यहाँ पे भी आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड साइड के लोग लंबे लंबे होते हैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जबकि दूसरे स्टेट्स के लोग जो हैं, साउथ के स्टेट्स के लोग उतने लंबे नहीं होते हैं। इसी तरह वो क्या चीज़ पे और अंतर करता है, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स भी, कि कैसे समाज में हम रह रहे हैं, फाइनेंशियल हालात हमारा कैसा है, उसी हिसाब से हाइट और वेट में भी अंतर आता है। ठीक है, तो एक देश से दूसरे देश के निवासियों के बीच में भी हाइट और वेट में अंतर आता है, लंबाई और वजन में। एक राज्य से दूसरे राज्य के निवासियों के बीच में भी लंबाई और वजन में अंतर आता है। ठीक है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो एक ग्रुप जो है बायोलॉजिकली दूसरे से इन्फीरियर है या दूसरे से कम है। जो कम हाइट वाले ग्रुप है वो दूसरों से कम है, उनसे इन्फीरियर है, उनसे नीचे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। सबका अपना अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इंडिया में जो है एवरेज वेट ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी, एक नया जन्मा हुआ नवजात शिशु का जो वजन है, वो दूसरे कंट्रीज़ में जो नवजात शिशु होते हैं उनके वजन से कम रहता है। ठीक है, इंडिया के जो नवजात शिशु होते हैं उनका वजन कम रहता है और दूसरे देशों के नवजात शिशुओं का वजन ज़्यादा रहता है। ठीक है, पर फिर भी आप जब स्वास्थ्य के बारे में देखेंगे तो जो इंडिया के शिशुओं का स्वास्थ्य होता है, छोटे बच्चों का नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य रहता है, ठीक है, वो जो है वो वैसे ही जो वेस्टर्न कंट्रीज है, पाश्चात्य देश है, वहाँ जो शिशुओं का स्वास्थ्य है उन्हीं के जैसा ही रहता है। हेल्थ दोनों का एक जैसा ही रहता है, मतलब हेल्दी रहते हैं, ऑल्दो वजन कम रहता है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे लोग जो कि नॉर्मल अपीयरेंस के लगते हैं कि हाँ उनका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक उनमें है, उनका कई बार टॉन्सिल बहुत बढ़ा रहता है, जो टॉन्सिल ऑर्गन्स है वो बहुत बढ़ा रहता है, उनका एक्सरे करेंगे बॉडी पार्ट्स का तो एबनॉर्मल आता है, उनको ब्लड शुगर एबनॉर्मल होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, फिर भी आप उनको देख के नहीं जान पाएंगे कि उनको कुछ बीमारी है, या कुछ वो बीमारी के साइंस भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, नहीं दिखता है उनमें, तो यानी कि बाहर से हम बोलेंगे ना ही इज़ बायोलॉजिकली नॉर्मल, हम कहेंगे, पर वो तो बीमार है। ठीक है, तो जो ये जो है हेल्थ एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यानी कि हेल्थ दूसरे चीज़ों से जुड़ा हुआ है, हेल्थ को अकेले हम परिभाषित नहीं कर सकते। हेल्थ एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है और हर कल्चर में, हर संस्कृति में हेल्थ का स्टैंडर्ड अलग अलग है।
है ना। इंडिया में कहेंगे हाँ 2.5 किलो का बच्चा हुआ है तो ठीक हेल्थ है, वही फॉरेन में कहेंगे नहीं ये तो ख़राब हेल्थ वाला बच्चा हुआ है, ठीक है। तो हेल्थ का स्टैंडर्ड अलग अलग कल्चर में अलग अलग है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सल हेल्थ स्टैंडर्ड हम सेट नहीं कर सकते कि हाँ पूरे दुनिया में जो 2.9 किलो का बच्चा हो जन्म हुआ है तभी वो ठीक है। ऐसा पूरे दुनिया के लिए एक जैसा हेल्थ स्टैंडर्ड सेट करना मुश्किल है। हर देश या हर राज्य को डिसाइड करना चाहिए कि उसके निवासियों का हेल्थ स्टैंडर्ड कितने लेवल तक होना चाहिए, जैसे हालात है उनके देश और उनके राज्य में, और उस देश या राज्य को कोशिश करना चाहिए कि कैसे उस हेल्थ स्टैंडर्ड को अचीव करे, लोगों में उतना हेल्थ बनाए, ठीक है। अब इस जगह ये जानना ज़रूरी है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ और सिकनेस क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ एंड सिकनेस क्या होता है, ठीक है। ये इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि एक इंडिविजुअल का हेल्थ स्टैटिक नहीं होता है, मतलब कि एक इंडिविजुअल का हेल्थ हमेशा एक समान नहीं रहता है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। किसी का भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता है, वो बदलता रहता है, ठीक है। एक व्यक्ति का हेल्थ जो है लगेगा कि हाँ ऑप्टिमम वेलबींग है, हाँ बिल्कुल अपनी क्षमता के हिसाब से उनका हेल्थ ठीक है, फिर कुछ दिन बाद हम देखेंगे नहीं उनके कुछ ऑर्गन्स जो है वो डिसफंक्शन कर रहे हैं, उनका फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो यानी कि हेल्थ और डिजीज़ जो है वो एक ही लाइन में लगे रहते हैं और कंटिन्यूटी में रहते हैं, कभी हेल्दी कभी डिजीज, कभी हेल्दी कभी डिजीज, ऐसा लगा रहता है, ठीक है। तो एक हेल्थ सिकनेस स्पेक्ट्रम WHO ने बताया है, ठीक है, एक बनाया है एक तरह का स्केल। उसके एक एंड में WHO पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बोल रहे हैं कि पूरा पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, जो कि आइडियल हेल्थ होता है, बिल्कुल सही हेल्थ क्या होता है, और दूसरे एंड में वो बता रहे हैं सीवियर सिकनेस, माने कि पूरा बहुत ज़्यादा जो सीरियसली बीमार है वो कैसा रहेगा, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अलग अलग सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं ये स्पेक्ट्रम में, आपके बुक में आप देख सकते हैं हेल्थ सिकनेस स्पेक्ट्रम। तो उसमें जो है पहली सीढ़ी में पॉजिटिव हेल्थ है जो कि बिल्कुल सही सिचुएशन होता है, उसके बाद है बेटर हेल्थ है कि ठीक ठाक है थोड़ा, फिर फ्रीडम फॉर सिकनेस है कि बीमारियां तो नहीं है, भले ही हमारा वजन ठीक नहीं है, हाइट ठीक नहीं, पर बीमारियां नहीं है। उसके बाद है अनरिकॉग्नाइज सिकनेस की बीमारियां हैं जो कि हमको पता नहीं चल रहा है नॉर्मली जानने में। उसके बाद माइल्ड सिकनेस, हाँ कुछ बीमारियों के बारे में हमको पता चल रहा है कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शायद मेरा हेमोग्लोबिन कम है कि क्या है। और एक होता है सीवियर सिकनेस, जब आप बहुत बुरी तरह से बीमार हैं कि आपको एडमिट होना पड़ रहा है, बहुत मेडिसिन खाने पड़ रहे हैं। तो ये एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज WHO ने बना के दिखाया है, ठीक है। तो जब आप गुड हेल्थ से बैड हेल्थ की तरफ ट्रांजिशन करेंगे तो वो कई बार होता है कि अच्छे हेल्थ से बुरे हेल्थ की तरफ धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं, कि एज होने के साथ धीरे धीरे अच्छे हेल्थ से उनका बुरा हेल्थ हो जाता है, और कई बार अचानक से भी बढ़ जाते हैं, अचानक से अच्छा हेल्थ रहेगा तुरंत में बुरे हेल्थ पे चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बुरे हेल्थ से अच्छा स्वास्थ्य की तरफ आने में भी कभी कभी टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, और कई बार अचानक से बुरे स्वास्थ्य से अच्छे स्वास्थ्य की तरफ आप आ जाते हैं, ठीक है। तो एक हेल्थ जो है वो एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन है कि सभी लोगों के लिए एक बार में उनको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। कुछ लोग धीरे धीरे स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होंगे, कुछ लोग धीरे धीरे बीमारी की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि वो स्वास्थ्य जो है सब लोगों का अक्सर बदल रहा है। एक पर्सन आज के दिन में पूरी तरह से हेल्दी हो सकता है, हाँ, पर कल हम देखेंगे कि नहीं उसका हेल्थ में थोड़ा अंतर आया, उसको सर्दी वगैरह हो गई है, डिमिनिश हो गया उसका हेल्थ का लेवल कम हो गया, ठीक है। इसी तरह आज ठीक नहीं लग रहा है, कल पूरा ठीक लग रहा है। तो यही है आपका जो है हेल्थ का रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है, किन चीज़ों से पता चलता है कि हेल्थ कैसा रहना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, बहुत सारे फैक्टर जो है वो किसी प्राणी के हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे असर डालता है, बहुत सारा फैक्टर्स है जिनके कारण किसी प्राणी के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, ठीक है। उसको जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड किए इन लोगों ने, जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक कि आप कैसे जीन्स लेके अपने माता पिता से आए, उस हिसाब से आपका स्वास्थ्य कैसा रह रहा है, और दूसरा है एनवायरनमेंट कि आपके आसपास का वातावरण कैसा है, ठीक है। DEC 1 में हमने लगातार पढ़ा है जेनेटिक और एनवायरनमेंट फैक्टर के बारे में, अक्सर हमने पढ़ा है, ठीक है। और
ये सब जो है, जो भी जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो किसी इंडिविजुअल के, किसी प्राणी के हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है, किसी प्राणी के हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी माने वंशानुगत। ठीक है, तो जो भी जेनेटिक फैक्टर या वंशानुगत फैक्टर है, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ असर पड़ता है। किसी भी प्राणी की हेल्थ स्टेटस पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। हेल्थ स्टेटस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कई बार होता है कि किसी प्राणी का जो है बहुत सारे उसके शारीरिक डिफॉर्मिटी या शारीरिक सुंदरता जो भी बोलेंगे, वो उसके वंशानुगत गुणों के कारण होता है, जो उसने माता पिता से पाए हैं, या फिर उसकी मानसिक स्थिति भी जो है जैसे भी है, कई बार वो हेरिडिटी होता है, वंशानुगत होता है। ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है, यानी कि वंशानुगत गुण जो होते हैं, गुण या अवगुण जो भी आप कहें, या कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब बच्चे में आते हैं जीन्स के थ्रू, माता पिता के जीन्स के थ्रू आते हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है, मतलब कि जब वह भ्रूण अवस्था में माता के गर्भ में आ जाता है, उसी समय उसका जैसा उसके सेल में जीन्स बनता है, उसी से जो है यह पता चल जाता है कि बच्चा आगे जाके किस तरह का उसका स्वास्थ्य रहेगा। उसको आप किसी भी तरह बदल नहीं सकते। जो वंशानुगत गुण आप पा रहे हैं या अवगुण पा रहे हैं, उनको आप कैसे भी बदल नहीं सकते हैं। वो जो है वो शरीर के भीतर ही रहेंगे, सेल्स में शुरू से, जन्म से रहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जो जीन्स आता है उसमें कोड्स लिखा रहता है ना, डीएनए वगैरह का कोड लिखा रहता है, जो कि बताता है कि ये बच्चे का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा होगा, ये किस तरह से इसकी हाइट बढ़ेगी, वजन बढ़ेगी, इसके चेहरा का कैसा बढ़ेगा, नाक लंबी होगी कि आंख बड़ी होगी, कि आंख का रंग क्या होगा। तो जैसे जैसे जितना भी उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, शारीरिक विकास होगा, वो सब उसके जीन्स के थ्रू ही होता है, जीन्स में जिस तरह का इन्फॉर्मेशन आया है उसके बॉडी में। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं आज के समय में जो कि जेनेटिक इन ओरिजिन होता है, मतलब कि जो जन्म से बच्चे की बॉडी में है, जो कि उसके माता पिता या पीढ़ियों दर पीढ़ियों ट्रांसफ़र होकर उसमें आया है। इसमें से एक कॉमन बीमारी है डाउन सिंड्रोम और हेमोफीलिया। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक जेनेटिक एनोमैली है, मतलब कि जीन्स में जो आया है उसमें कुछ एक गड़बड़ी है, उस बच्चे के जीन्स में गड़बड़ी आ गई है। ठीक है, जिसके कारण बच्चा मेंटली रिटार्टेड हो जाता है और उसके शारीरिक फीचर्स भी अलग तरह की हो जाती है, फिजिकल फीचर्स भी बिगड़ी हुई रहती है, जैसे कि उसकी जीभ बाहर निकली हुई रहती है, या उसके आँख के कोनों में स्किन जो है वो फोल्ड हो के रहता है। ठीक है, इस तरह के भी आ जाती हैं, उसमें शारीरिक बनावट में अंतर आ जाता है, और मेंटली रिटार्टेड भी होता है। जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है, उनका दिमाग विकसित नहीं होता है। ठीक है, जिसके कारण इन बच्चों को मोटर प्रॉब्लम्स भी होता है, मतलब कि इनके अपने हाथ पैर को चलाने में इन्हें दिक्कत होती है। इनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी होता है, श्वास का इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में। ठीक है, सांस का प्रॉब्लम होता है। इनका हार्ट में जो है डिफेक्ट होता है। ठीक है, और इनके जो रक्त की नलियां हैं, ब्लड वेसल्स है, उसमें भी डिफेक्ट होता है। ये सब चांसेस बहुत होते हैं जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम रहता है। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन है, बहुत लोगों में रहता है। अब जिन लोगों को हेमोफीलिया होता है, हेमोफीलिया की बीमारी जिन लोगों में आ जाती है, उनमें जो है उनका जो ब्लड, उनके जो रक्त है उसमें ब्लड प्लाज्मा जो है, ब्लड प्लाज्मा क्या काम करता है, मान लीजिए हमारे शरीर में कहीं कट गया, ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड प्लाज्मा उस ब्लड को जमाने में मदद करता है। ठीक है, क्लॉट कर देता है ताकि ज़्यादा ब्लड नहीं निकल जाए, वहाँ पे ब्लड जम के रह जाए। ठीक है, ब्लड को वो क्लॉट करता है। ये अच्छा है, ब्लड प्लाज्मा होना चाहिए, नहीं तो आप तो ब्लीडिंग हो के आप मर जाएंगे। ठीक है, पर कुछ जो लोगों को हेमोफीलिया की बीमारी होती है, उनमें यह ब्लड प्लाज्मा की कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा किसी कंडीशन किसी बच्चे में रहेगा, तो अगर उसको कहीं चोट वोट लग गई या नाक से ब्लड निकल रहा है तो घंटों तक निकलता रहेगा। यहाँ तक कि जो छोटा सा कोई घाव उसे हुआ है, जो कि नॉर्मली 5 मिनट में क्लॉट हो जाना चाहिए, वो क्लॉट नहीं होकर घंटों तक उसके घाव से खून निकलता रहेगा। ऐसे बच्चों को हेमोफीलिया होता है। बड़े लोगों में भी ये बीमारी हो जाती है।
ठीक है। तो ये भी जीन्स के कारण होता है कि जैसे जीन्स आपके बॉडी में आए हैं उसके कारण होता है, ठीक है। इनफैक्ट जो है 1800 से ज़्यादा 1800 से ज़्यादा इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट्स ह्यूमन बींग्स में पाए जा रहे हैं। ह्यूमन बींग्स को जो अपने वंशानुगत कैरेक्टर मिले हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से जो कैरेक्टर्स उनके जीन्स में आए हैं, उनमें से डिफेक्ट वाले जीन्स के कारण कितने तरह के डिफेक्ट पाए जा रहे हैं? 1800 डिफेक्ट पाए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, ठीक है। सारे ह्यूमन बींग्स में नहीं, कुछ कुछ में जो है अलग अलग तरह को सबको एक एक पहचान दी गई। तो 1800 इनहेरिटेड जेनेटिक डिफेक्ट पाए जा रहे हैं, वंशानुगत गुण के कारण जो डिफेक्ट है वो 1800 नंबर का है, जिसके कारण किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे ऐसा इफेक्ट डालता है कि जो डायरेक्ट इफेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी इफेक्ट भी होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखो, जैसे कि है कोई एक बच्चा है जिसे हेमोफीलिया है, तो उसके माता पिता उसे बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखते हैं कि कहीं उसे चोट नहीं लग जाए, कोई कट नहीं हो जाए, ब्लड नहीं हो जाए, ठीक है। तो जो है अब है कि उसको बहुत ही सुरक्षित में रखते हैं, तो जिसके कारण कि बच्चा बहुत चिढ़ जाता है, ठीक है, और जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है या उसकी समझने की शक्ति कम हो जाती है, और उसके कारण उसके आसपास के लोग भी उसके प्रति बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो उसका जो आसपास का सामाजिक वातावरण है उसमें भी बदलाव दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे को अगर हेमोफीलिया है तो उसके जो फैमिली मेम्बर हैं या दूसरे लोग जो जानते हैं कि इसको हेमोफीलिया है, वो उसके साथ बहुत प्रोटेक्टिव बिहेवियर करेंगे, उसको बोलेंगे नहीं तुम कुछ मत करो, तुम बैठ जाओ, ऐसे ऐसे उसको साथ करेंगे। उसके आसपास का सामाजिक वातावरण बदल जाएगा, जिसके कारण वो परेशान हो जाएगा वो इंडिविजुअल, और वो एबनॉर्मल बिहेवियर पैटर्न दिखाएगा, एबनॉर्मली बिहेव करेगा चिड़ के, और उसकी समझने की शक्ति भी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो इसके कारण जो है जिसके कारण उसको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है उस बच्चे को, जैसे कि उसको सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम हो सकता है, अपने ऊपर उसको विश्वास नहीं होगा, ठीक है, अपने आत्मसम्मान उसको नहीं फील होगा, मान सम्मान, और जो है उसका दूसरों के साथ रिलेशनशिप में भी असर पड़ता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। जब दूसरे लोग ओवर प्रोटेक्टिव होंगे उसके प्रति, तो वह चिड़ के उनके साथ और रिश्ता मेंटेन रखना नहीं चाहेगा, ठीक है। इसी तरह डाउन सिंड्रोम जो है वो भी पेशेंट के हेल्थ पे बहुत बुरी तरह से असर डालता है, और जो है उसका सामाजिक वातावरण में भी चेंजेस होता है, ठीक है। तो यानी कि हेरिडिटी जो है, वंशानुगत गुण जो है, उसके कारण किसी व्यक्ति में डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए दो भाई बहन, एक में वो वंशानुगत गुण आ गए हैं जिसके कारण उसे हेमोफीलिया हो रहा है, दूसरे में नहीं आए वो वाले, दूसरे कोई दादा दादी नाना नानी के गुण आ गए, तो ठीक है। तो जिस व्यक्ति में वो गुण आए हैं उसके साथ ज़्यादा चांसेस है कि उससे वो बीमारी हो जाएगी। साथ ही साथ इसके साथ वातावरण का भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, कि कई लोगों में मान लीजिए अस्थमा के जो जीन्स में आते हैं गुण की, हाँ बहुत लोगों में अस्थमा के गुण आ जाते हैं कि उनको अस्थमा के वंशानुगत गुण उनके बॉडी में आ गए हैं, फिर भी उनको कई बार अस्थमा नहीं निकलता है, वो नॉर्मल रहते हैं, अस्थमा का अटैक नहीं होता है उनको। पर जब उनके आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है कि उनको जो है वो उनके मन की इच्छा की बातें पूरी नहीं हो रही है, या अक्सर वो तनाव में रह रहे हैं लोगों के आपसी रिश्तों के कारण, तब उनमें अस्थमा निकल जाता है, अस्थमा का अटैक उनके ऊपर होने लगता है। इसी तरह डायबिटीज़ में भी नॉर्मली डायबिटीज़ नहीं निकलता है, पर जब होने लगता है आसपास के वातावरण में बदलाव हो रहा है, आसपास के लोग जो हैं के कारण वो व्यक्ति थोड़ा परेशान रह रहा है, तो उसमें भी डायबिटीज़ के ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी पर्सन का जो हेल्थ का कंडीशन है वो कुछ हद तक डिपेंड करता है कि उसे कैसे वंशानुगत इन्फॉर्मेशन उसके शरीर में आए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इतने देर तक जो है डिजीज़, बीमारी के कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग ज़रा पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करें कि जो अच्छे गुण जो आ रहे हैं उनका क्या होगा, ठीक है। अब कोई व्यक्ति पूरा स्वास्थ्य उसका अच्छा है, वो भी उसके
वंशानुगत गुण के कारण भी होता है कि उसको अच्छे वंशानुगत गुण मिले हैं, स्वस्थ माता पिता से मिले हैं, तो इसीलिए जो है वो व्यक्ति के अपना स्वास्थ्य भी ठीक है। ठीक है, यानी कि कुछ लोगों में डिसऑर्डर कुछ चीज़ का हो जाएगा वंशानुगत गुणों के कारण, कुछ लोगों में जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगा, कुछ लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं, पहाड़ी लोग जो है ज़्यादा ताकतवर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है वहाँ का खान पान उनके माता पिता का अच्छा होता है, तो वो लोग ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ठीक है, उनमें स्ट्रेंथ आता है। पॉजिटिव हेल्थ यह बताता है कि वह जाने कि उसको जो जेनेटिक हेरिटेज मिला है, उसके शरीर में जो वंशानुगत गुण के सूचनाएं आई हैं, उस हिसाब से उसकी क्षमताएं कितनी हैं, वो कितना काम कर सकता है या कैसा दिख सकता है, उसकी क्षमताएं कितनी हैं और उन क्षमताओं को वो कितना यूज़ कर पा रहा है, पॉजिटिवली यूज़ कर पा रहा है, वही पॉजिटिव हेल्थ दिखाता है। और वो उन क्षमताओं को तभी यूज़ कर पाएगा जब उसके आसपास का वातावरण भी उसके लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ लिए। अब जो है हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट किस तरह से हेल्थ पे असर डालता है। DC1 में हमने पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेने वाला है उसके पहले का जो वातावरण माता के आसपास रहेगा और जन्म के बाद बच्चे के आसपास और माता के आसपास जो वातावरण रहेगा उसका असर हर बच्चे पे पड़ता है। ठीक है, जो पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट है, जन्म के बाद बच्चे के पास जो आसपास वातावरण है उसको दो तरीके से असर डालता है, फिजिकल और सोशल इन्फ्लुएंसेस भी है। ठीक है, कि उसके आसपास का वातावरण कितना क्लीन है, उसकी कितनी देखभाल की जा रही है, वो उसका फिज़िकल इन्फ्लुएंस होगा। इकोलॉजिकल कंडीशन कैसा है, मतलब कि वो किस तरह के एटमॉस्फेयर में वो बच्चा रह रहा है, आसपास कितनी सफाई है, कि गर्मी है कि ठंडा है। ठीक है, वो सब उस पर असर डालता है। साथ ही साथ सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है कि उसके बच्चे के पास लोग रह रहे हैं कि नहीं, परिवार के लोग हैं कि नहीं, वो किस तरह की संस्कृति में बढ़ रहा है, किस तरह के धर्म में पल रहा है, क्योंकि धर्म के हिसाब से भी खान पान सब बदल जाता है ना। और वो किस सोशल क्लास का है, मतलब कि पैसे की उस परिवार में कितनी कमी है, कितनी बढ़ोतरी है, उस हिसाब से बच्चा अच्छी तरह से ग्रो करता है, लालन पालन अच्छे से होता है। यानी बच्चे के आसपास का फिज़िकल एनवायरनमेंट जो है, वातावरण भी साफ़ सुथरा ये सब होना चाहिए, गर्मी ठंड सब मैनेज होनी चाहिए, और सोशल एनवायरनमेंट जो है फैमिली और लोगों के तरफ से भी उसके ऊपर प्यार मिलना चाहिए, तब जाके बच्चा अच्छे से डेवलप होता है, उसे अच्छा खाना भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे जो एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हैं बच्चे जन्म के बाद पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट में, वो सब किसी व्यक्ति के हेल्थ पे असर डालते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट का एक डायरेक्ट असर होता है लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, मनुष्य अगर अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से तालमेल बना के खुशी खुशी जी पाएगा, तभी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या होता है, खाना होता है, मनुष्य को खाना कितना मिल रहा है, कितना अमाउंट में मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं, हाउसिंग, वो बड़े फैल वाले घर में रह पा रहा है कि नहीं, वाटर सप्लाई, उसे पीने की पानी, काम के ज़रूरत की पानी मिल पा रही है कि नहीं, सैनिटेशन, उसके बाथरूम वगैरह है कि नहीं उसके घर में। ठीक है, इसी तरह इंडस्ट्री की उसके घर के आसपास दुकान है कि नहीं जहाँ से वो सामान ला पा रहा है। हेल्थ सर्विसेज और सोशल वेलफेयर सर्विसेज जो है कि जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो उससे मिल रही है कि नहीं, वो सोसाइटी के लिए कुछ काम कर रहा है कि नहीं, कि सोसाइटी उसके लिए कर रहा है कि नहीं। हाँ, ये सब के कारण जो है ह्यूमन बीइंग को या तो साइको सोशल स्ट्रेस हो सकता है, समाज की तरफ से उसमें स्ट्रेस आ सकता है, या फिर वो स्ट्रेस फ्री हो सकता है। उसी तरह उसका परिवार का स्ट्रक्चर कैसा है, संस्कृति का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब उसके डेवलपमेंट पे असर डालता है। ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर उसके डेवलपमेंट पे असर डालते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 2 का। ये हमारा 3rd पार्ट होगा, जल्दी हम इसके 4th पार्ट में मिलेंगे आपसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।